कश्मीर के रिमोट एरियाज़ में जाइए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोग कितने खुशहाल हैं। और अगर मैं और ए, कश्मीर में गई हूँ। मैं कश्मीर के कितने भी मुझे पूरी बात पिछड़े करने हुए, दो। मेरी बात सुने, मैं पिछड़े हुए गांव तक गई हूँ, लेकिन वहाँ की आप सड़कें देखें, इतनी बेहतरीन सड़कें, आपको बोलने का मौका नहीं मैं मिलेगा। लेकिन पुंछ का ही मैं मैं, वही क्योंकि मैं पुंछ की नुमाइंदगी भी करती हूँ, बिल्कुल मैं, बिल्कुल। मेरा ताल्लुक यहाँ से है, लेकिन मेरा ये सवाल बनता है कि आज तक आप सरकारों को कोसते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे आपने अपने लोगों के लिए क्या किया? ज़मीनों के ऊपर जो ज़मीनें हमने बचाई, हमारे बुज़ुर्गों ने बचाई, वो ज़मीनें छीनने का काम किया। हमारे लोगों को घरों से अलग करने की कोई जमात को देखी। जो शख्स बीजेपी का मेंबर नहीं है उसको बीजेपी का मैंडेट मिल, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। हम बीजेपी के साथ सेटिंग करने वाले नहीं हैं। कम ऐसा होता है कि एजाज जान को हम गांव में देखते हैं, हवेली। आज पहली बार लोरन में आई हूँ और मैं अपनी नज़रों से देख रही हूँ कि ये इलाका कितना नज़रअंदाज हुआ है और कितनी पसमानदगी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ज़िला पुंछ में इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं और जिस भी कैंडिडेट के पास अभी तक मैं गई हूं, जिससे जहां की मकामी जमातों की जानिब से मैंडेट मिला है, उनका ये कहना है कि पुंछ के अवाम जो है या पुंछ की हवाई जो है या यहाँ का मौसम जो है उनके मिजाज के साथ मिल रहा है, उनके फेवर में है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है एजाज जान हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताऊं तो ये एक्स एमएलए जो है वो पुंछ से रहे हैं और इसके साथ ही सूबाई सदर है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है, किस तरीके का रिस्पांस जो है वो आपको मिल रहा है? चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, कि इनके जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से क्या आपको जो पूरा कोलैबोरेशन है वो मिल पा रहा है या नहीं? थैंक यू साइमा। मैं सबसे पहले तो आप इस टाइम पुंछ के एक बड़े रिमोट एरिया में हो, इस जगह बीइंग ए वुमेन आपका इंटरव्यू करना, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वो बॉर्डर फारफ्लंग कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अमूमन लोग आने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो आपने जो मुझे सवाल पूछा कि दोनों पार्टियों के अलाइंस का, दोनों पार्टियों का अलाइंस जो है, ये अलाइंस पार्टियों का अलाइंस नहीं बना है। ये अलाइंस इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखते हैं 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है असम्बली का इस रियासत में। जम्मू कश्मीर में अगर मुद्दों पे हम जाते तो हम ये अकेले लड़ते, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत है कि 90 की 90 सीटें जो है वो उस पर लड़ने की ताकत रखती है और हम अकेले ही मेजॉरिटी बना सकते थे, हमें कुछ में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लीडरशिप ने और पार्टी कोर ग्रुप ने जब बैठे, मीटिंग हुई, मीटिंग में ये फैसला हुआ कि एक अलाइंस किया जाएगा। वो अलाइंस इसलिए किया गया है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जो मुश्किलात हैं वो जम्मू कश्मीर की खाली सरकार हल नहीं कर सकती। इन मसलों को हल करने के लिए हमें रियासती सरकार, जो सेंटर की सरकार, रियासत की सरकार होगी और जो सेंटर की सरकार होगी, वो दोनों मिल के इसको जो है वो प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और लोगों की जो मुश्किलात हैं, ख़ास करके आप देखिए इस रियासत को स्टेट से यूटी बनाया गया, उसके बाद 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया। आज इतनी मुश्किलात हैं कि ये बॉर्डर वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको कहूँ कि 1945 से लेके इस वक्त तक जितनी भी जंगें पाकिस्तान के साथ हुई, जितनी भी मुश्किलात यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारी फ़ौज के साथ हमारी आवाम ने जो है वो जंग लड़ी है। और बहुत से ऐसे मकाम है जहाँ पे हमारे लोगों ने जंग जीती है और वहाँ पे आर्मी को सपोर्ट किया है। और अपनी आज अगर मैं कभी बड़े बड़े ऑफिसर हजरात जो रिटायर्ड है, मैं उनसे मिलता हूँ तो वो कहते हैं अगर असली देशभक्ति आपने देखनी है तो वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आप सोचिए वो लोग जिन्होंने दो बड़ी जंगों और एक छोटी जंग में इस जगह पे अपने देश की, अपनी सरहदों की हिफाजत की। आज ये जो बीजेपी की सरकार जो केंद्र में पिछले 10 साल से रूल कर रही है, उसने उन ज़मीनों के ऊपर जो ज़मीनें हमने बचाई, हमारे बुज़ुर्गों ने बचाई, वो ज़मीनें छीनने का काम किया। हमारे लोगों को घरों से अलग करने की कोशिश की गई। और जो हमारे बच्चे जो यहाँ पे मुलाजमत करते थे पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, वो पहाड़ी हों, गुजर हों, डोगरे हों, कोई भी आपके हैं, सिख हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सारी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे खुशहाल थे, काम करते थे। उन्होंने वो सब पॉलिसीज़ लाई जिससे आज आप देखिए जम्मू के अंदर जम्मू का बिजनेसमैन, पहाड़ों के अंदर हमारे रोज़गार,
अब तो हालत ये इन्होंने बना दी है पूरे मुल्क में कि आज जम्मू कश्मीर का जो आदमी है वो जम्मू कश्मीर से बाहर मजदूरी करने के लिए भी अगर जाता है तो वो डरता है कि क्या मैं वापस घर अपने सही सलामत पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा जन मुद्दा सब ये पुरानी बातें हुई, किसने क्या किया, ये पुरानी बात है। अब नई अगर हम बात करें, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स अभी तक हुई हैं सियासी जमातों के बीच में, जिस तरीके से मैंडेट बटे और उसमें तनाज़ात हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि जो लॉयलिस्ट वर्कर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको नज़रअंदाज किया गया। उसमें बड़ा एक नाम जो है वो थना मंडी से भी आता है। तो उन सेक्रीफाइसेस को किस तरीके से भुला दिया गया लॉयलिस्ट वर्कर्स को नज़रअंदाज करने के बाद। अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि उसने कहीं ना कहीं ये फैसला करके जिन लोगों को इन्होंने दरकिनार किया है, ये फैसला करके उन्होंने पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये चीज़ नहीं मानता। इसमें कोई शक नहीं कि थना मंडी हो या बाकी और भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे हमारे कैंडिडेट नहीं उठे, और जो मुज़फ़्फ़र खान साहब हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं और उनकी काफ़ी सर्विसेज हैं लोगों के लिए जो उन्होंने की हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ पार्टी के अंदर आज के इस वक्त में जब हमें अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी कुर्सी से ज़्यादा हमें जम्मू कश्मीर के लिए सोचना चाहिए। और जिस सोच के साथ ये अलाइंस किया गया, ये अलाइंस मैंने आपको कहा इसलिए किया गया है कि हम अपनी पहचान वापस ला सकें। आज अगर यहाँ पे कोई एमएलए बनेगा, वैसे भी कौन सी इन्होंने पावर रखी है कि एमएलए वहाँ जाके कोई बड़े झंडे गाड़ सकते हैं। तो कोई ऐसी पावर अभी तक तो है नहीं है। हाँ, जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट और ये जो अलाइंस की सरकार ये बनेगी तो कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाए जाएंगे जिससे हम एक कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलात हमारी रियासत में आए हैं, जो महंगाई यहाँ पे अरूज पे की गई है, जो हमारे नौजवानों को सड़कों पे खड़े होने के जो है वहाँ पे किया जाता है, उसको कम से कम किया जाए ताकि हालात जो हैं बेहतर से बेहतर हों। जहाँ तक बाकी जमातों का सवाल है, हमारी जमात ने तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है ये फ़ैसला किया कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन आप बाकी जमातों को देखिए, बीजेपी जमात को देखिए, जो शख्स बीजेपी का मेंबर नहीं है उसको बीजेपी का मैंडेट मिल रहा है, और जो बीजेपी में पिछले 10 सालों से ग्राउंड पे धक्के खा रहे हैं उन लोगों को बाहर का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है आपका ये सवाल उनके पास बेहतर है पूछने के लिए कि एक आदमी जो बेसिक मेंबर नहीं है वो आपका कैंडिडेट कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे जो बीजेपी ने है, यहाँ पे उन्होंने मसल पावर, मनी पावर, बहुत सी ऐसी ताकतें जो हैं वो उन्होंने की हैं। मतलब जो मैंने सुनी है कि भाई किस तरीके से कैंडिडेट जा रहे हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ कि एक आदमी एक इलेक्शन लड़ता है, डीडीसी का इलेक्शन लड़ता है, एमएलए का इलेक्शन लड़ता है, या कोई भी इलेक्शन लड़ता है, उस इलेक्शन में वो बीजेपी को कोसता है और वो कुछ बीजेपी को कहता है जो हम नहीं कभी कह सकते। तो आज ओवर एक रात में ऐसा क्या हो कर दिया बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कि आपको अपनी 20-25 साल 30 साल की पॉलिटिकल लाइफ का कैरियर, जो 25 साल आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 25 साल, वो जवानी के अपने 20-25-30 साल जिसमें आपने लोगों की खिदमत की, लोगों की इतनी मेहनत की, लोगों के लिए खड़े रहे, लोगों के लिए पहुंचाया, और उन पार्टियों का इस्तेमाल करके पावर आपने इस्तेमाल की, पावर यूज़ की, अपने आप को अपग्रेड किया। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि उन्होंने ये फैसला कर लिया जिस जमात के लिए 35 साल एक आदमी एक जमात के साथ लड़ता है, नहीं जी ये है जी वो है जी ऐसे, और रात के एक झोंके में किस तरीके से वो टर्न हुआ, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ आके अपने वर्करों से पूछा जाता है कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ। बात कुछ हजम नहीं हुई। लोगों को एक बड़ी गलतफहमी है कि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा ये जानता है कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या है और उसको क्या करना है। जान साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे हवेली से खड़े हुए हैं, असेंबली इंतखाबात में उतरे हैं। इससे पहले देखा गया है कि जितने भी एमएलए रहे हैं वो मंडी से रहे हैं, चाहे उसमें आपके वालिद साहब का नाम हो, गनई साहब, मरहूम गनई साहब का नाम हो, या शाह मोहम्मद तांत्रे हो, लेकिन अभी भी लोगों की पसमानदगी जो है वो बरकरार है। मैं आज पहली बार लोरन में आई हूँ और मैं अपनी नज़रों से देख रही हूँ कि ये इलाका कितना नज़रअंदाज हुआ है और कितनी पसमानदगी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपने अच्छा प्रोफेशन शुरू किया है, आप डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जाइए,
कश्मीर के रिमोट एरियाज़ में जाइए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोग कितने खुशहाल हैं। और मैं कश्मीर में गई हूँ। मैं कश्मीर के कितने भी मुझे पूरी बात पिछड़े करने हुए, दो। मेरी बात सुने, मैं पिछड़े हुए गांव तक गई हूँ, लेकिन वहाँ की आप सड़कें देखें, इतनी बेहतरीन सड़कें, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पुंछ का ही मैं क्योंकि मैं पुंछ की नुमाइंदगी भी करती हूँ, मेरा ताल्लुक यहाँ से है, लेकिन मेरा ये सवाल बनता है कि आज तक आप सरकारों को कोसते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे आपने अपने लोगों के लिए क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, अगर आपको मेरा कंपैरिजन करना है, अगर मेरा आपको कंपैरिजन करना है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कंपैरिजन कीजिए। जो मैंने अपने 6 सालों में काम किया और वो उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट में रहे, उनने अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, या किसी भी मिनिस्टर के साथ कंपैरिजन जो आपको अच्छा लगे, मेरे 6 साल के साथ कंपैरिजन कीजिए। अगर उन्होंने ज़्यादा काम किया होगा तो मैं आपसे यहाँ पे आपके स्टेज से माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने गलत किया। जहाँ तक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, रोड कनेक्टिविटी है, उसमें उसके ताल्लुक से आपको बोलूँ, उसमें एक फ़िगर होती है। और आपको ये मैं बताऊँ कि जो हाईएस्ट रोड कनेक्टिविटी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की है, पूरी जितने भी रिमोट एरियाज़, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उसमें नंबर 1 पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी है। ये बात दुरुस्त आपने कही कि हमारी रोड जो है उसकी मेंटेनेंस जो है वो बेटर नहीं है। ख़ास करके पिछले 10 सालों में आपको बताएं, मंडी पुंछ होगी, मंडी लोरन होगी, सावजियाँ होगी, उसमें मेंटेनेंस नहीं है। और वो मेंटेनेंस इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के नुमाइंदे चुने हुए नहीं हैं जो बात कर सकें। और जो 2014 हमारी सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, उसने सारे जो ब्लैक टॉप्स किए, वो किए, सब स्टैंडर्ड हुए, और वो चले नहीं, उनकी क्वालिटी नहीं है। जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी है, हमारे एरिया में बेहतर रोड कनेक्टिविटी है और अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ये कंप्लीट है। मैं ये भी आपको कंप्लीट है, अभी भी हमें लगभग 30-35% जो है हमें उसको और काम करना है। रिमोट एरियाज़ में रोड्स लेके जाना है, लेकिन डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस, एज यू नो। इट्स नॉट ए वन डे गेम के इन ए 5 और 6 ईयर्स आप 6 साल में ये पूरा कंप्लीट करोगे। इट टेक्स टाइम एंड इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस। हमारे रियासत बहुत ही दूर दराज है। अगर आप देखिए, जम्मू के अंदर जो एक रेत की गाड़ी अगर 5,000 की मिलती है, वही रेत की गाड़ी पुंछ में 35,000 की मिलती है। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन। आप पुंछ में ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी कैंपस देख लीजिए, डिग्री कॉलेज देख लीजिए, आप पुंछ का डीसी ऑफिस में जाइएगा, वो डीसी ऑफिस भी हमने बनाया है, और वहाँ पे उसकी इवन उसकी फ्लोरिंग तक हमने चॉइस की है। आप एसएसपी ऑफिस जाइए, आप मिनी सेक्रेटरीट में जाइए, आप मंडी तहसील के अंदर चले जाइए, आप सोनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की रहने वाली हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तहसील ऑफिस भी देखिए, मंडी का भी देखिए, आपको ज़रूर तब्दीली लगेगी। और बड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। सिर्फ ये है कि 2014 के बाद जो काम जहाँ छोड़ा गया था उसे आगे नहीं गया। मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जब हमारी सरकार बनेगी इन कामों को दोबारा से किया। जान साहब, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि एजाज जान जो है वो अपनी पार्टी के हाई कमांड के साथ अक्सर दिखाई देते हैं जम्मू जैसे, कश्मीर जैसे सिटीज़ में। तो क्या कहेंगे कि लोग ये कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं मुखालिफिन के बहुत कम ऐसा होता है कि एजाज जान को हम गाँव में देखते हैं, हवेली में देखते हैं। तो क्या कहेंगे इन मुखालिफिन की ये जो बातें हैं, इल्ज़ामात हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जवाब देंगे इनको? देखिए, मेरे पास पूरे प्रोविंस का चार्ज है, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। पार्टी ने एक मेरे पे जिम्मेदारी डाली है और मुझे उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पिछले 8 सालों में जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी, हमने लगभग 1 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन यूथ की है पूरे ऑल ओवर जम्मू प्रोविंस में। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एंटायर जम्मू प्रोविंस, और यही वजह है कि अलाइंस में बाकी पार्टियाँ चाहती हैं हमसे अलाइंस करना। जो हमारे पे जिम्मेदारी है हम वो करते हैं। और जहाँ तक रहा मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भरपूर अपना जो काम है, लोगों से मिलना है, लोगों की मुश्किलात हल करनी है, ना कि लोगों के घरों पे जाके उन पे बर्डन बनना है, उनके घरों में खाना खाना है, उनके घर में चाय पीनी है। हमें लोगों के ऊपर जो है बोझ नहीं बनना है। ये भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन के दौरान लोगों में जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चेक करिए, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पता चल जाएगा जो ये बातें करते हैं उनको लोगों ने क्या दिया और हमें क्या दिया। लोगों के काम होने चाहिए, हम लोगों के काम करवाते हैं, और वो काम सेक्रेटरीट में हो सकते हैं, काम चीफ इंजीनियर ऑफिस में होते हैं, काम जो है प्लानिंग में होते हैं, काम यहाँ घर पे बैठ के नहीं होते। जो एमएलए बने और बाद में 3.5 साल दावतें ही खाते रहे, तो लोगों के काम भी करते हैं। आज बोलते हैं मैंने ये बनाया वो बनाया, ना कि जो हमने किया हुआ है वो वाले कसीदे अपने खाते में गिनते। तो हमने जो काम किया है वही गिनते हैं, तो वो भी गिने उन्होंने क्या किया है। अब वो छोटी सी एक मिसाल दे दूँ,
यहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए जगह जगह बात की जाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कभी मीडिया में इसका बोला नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी हमने पॉलीटेक्निक कॉलेज लाया, हमने पॉलीटेक्निक कॉलेज लाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ उस पॉलीटेक्निक कॉलेज जो साथरा में बना है उसका सैंक्शन लेटर निकालिएगा कि वो कब निकला, किस गवर्नमेंट में निकला, किस चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर दस्तखत किए और कौन एमएलए था जिसको वो मिला, और उसके बाद प्लीज़ अपने मीडिया पे बताइए। मैं नहीं बोलूँगा किसने किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये आप करिए ताकि लोगों को पता चले। झूठ कितना बोलना है, अल्लाह की कसम। जी शुक्र करता हूँ ये मोबाइल आ गया। जब से ये मोबाइल आया ना, आप देखिए ये जो प्रोपगंडे वाले लोग हैं उनकी गेम दिन ब दिन ग्राफ गिर रहा है। अब वो कस्में खा रहे हैं, कस्में दे रहे हैं, कस्में करवा रहे हैं, मुझे वोट दो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो करो, क्योंकि उनकी सेटिंग बीजेपी के साथ है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हम बीजेपी के साथ सेटिंग करने वाले नहीं है। अपने लोगों के लिए लड़ाई की है, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। थैंक जान साहब, एक चीज़ जो ख़ास मुझे नज़र आती है या नाकदेन अक्सर कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो भी एमएलए बना है उनका ज़्यादा तवज्जो जो है वो शहर पे रहा है, पुंछ सिटी पर रहा है, गांव को नज़रअंदाज किया गया है। तो मैं इस पर पूछना चाहूँगी, चूँकि मैंने हालात देखे हैं, सड़कों के हालात देखे हैं, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी देखी है, तो इस दौरान जब चूँकि आगे मौसम सरमा आने वाला है, बर्फ़बारी होगी, तो बर्फ़बारी के दौरान रास्ते जो है वो मनकता हो जाते हैं। तो ऐसे में हम अगर आपकी पार्टी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो किस तरीके के इक़दामात जो हैं इन लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए उठाए जाएंगे? देखिए, मुश्किलात हम पहले भी उठा रहे हैं, काफ़ी किए हैं। मैंने आपको कहा ये रिज़ल्ट पे ही आपको पता लगेगा। रिमोट इस जो 10 साल की सरकार रही, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, मेरी मीटिंग्स आगे हैं कंटिन्यूसली। 10 साल के अंदर हाईएस्ट एम्बुलेंस जो है वो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दी है पूरी रियासत में। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी, जितनी भी एम्बुलेंस मैंने दी है 10 साल के अंदर ये सरकार और पिछली सरकार जो थी वो ड्राइवर भी नहीं लगा सकी। और वो एम्बुलेंस से आप यहाँ से जब जाएंगे पीएसयू के बाहर, वो एम्बुलेंसें देखें वो सड़ रही हैं वहाँ पे, कोई ड्राइवर तक वहाँ नहीं। उससे आपको पता लगेगा इन्हें क्या काम किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं, मुझे अभी मीटिंग्स में कुछ जाना है। एक आखिरी सवाल, पार्टी का मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है, 370 और 35 को रिस्टोर करने की बात की है, स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात की है। मुझे ये बताएं कि आप चूँकि हवेली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हवेली के लोगों के लिए आपके मैनिफेस्टो के मुताबिक क्या है? मैं हवेली के मेन 2-3 ही एजेंडे बताऊँगा। पावर को लेके, बच्चों के रोज़गार को लेके जो मैनिफेस्टो है, हमारी माएँ बहनों के लिए मैनिफेस्टो है, राशन को लेके है, सड़कों को लेके है, रास्तों को लेके है, जो हमारी इकॉनमी यहाँ पे गिरी हुई है उसको लेके है, और किस तरीके से इस इलाके को और डेवलप किया जाए, टूरिज़्म सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, डेवलपमेंट के सेक्टर में, बहुत से सेक्टर हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप उसको मैनिफेस्टो को पूरा पढ़िए और आप देखिए, आप देख लीजिए। और कोई भी ऐसे कॉर्नर नहीं छोड़ा गया है जो उसमें इंक्लूड ना हो। कोई पैगाम यूथ के लिए? मैं यही कहूँगा यूथ को कि अपने मुस्तकबिल के लिए आपको चाहिए कि जो बीजेपी चाहती है, इस रियासत को डिवाइड करके, लड़ाई करके अलग करना चाहती है, इस रियासत को तोड़ना चाहती है, इस रियासत को मुश्किलात में लाना चाहती है। जो महंगाई और बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो हमारे मज़दूर तबके के साथ हुआ है, मुलाजमीन के साथ हुआ है, हमारे मीडिया के साथ जो आज उनकी ज़बान और उनका जो उनकी वॉइस थी उसको दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे मुलाजमीत को परेशान किया जा रहा है, हमारी ट्रांसपोर्ट को जो अब तंग किया जा रहा है, जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि इस सारी मुश्किलात का हल एक ही है, वो आपका वोट जो है वो फैसला करेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी अपने वर्कर साथी को ये नहीं कहा कि आप बाहर निकलिए, स्ट्राइक करिए, जुलूस निकालिए, पत्थर मारिए, क्योंकि हमें पता था उससे हमारे नौजवान बच्चों की जानें जाएंगी, उन पर FIRs लगेंगे, उनका करियर ख़राब होगा। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास एक ही राइट है, वो ये वोट है। इस वोट के तहीं आप बीजेपी को जवाब दे सकते हो कि जो ज़्यादतियाँ आपके साथ हुई वो हमें मंजूर नहीं है। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एजाज जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिनका कहना है कि इस वक्त असेंबली इंतखाबात के लिए वो तैयार हैं और नौजवानों से पुरजोर अपील की गई है कि नौजवान जो हैं वो देख समझ कर, अपनी डेवलपमेंट को देखकर, अपनी तरक्की को देखकर, अपने इलाके की तरक्की को देखकर जो है वो वोट कास्ट करे। बहरहाल इनके क्या दावे हैं, क्या वादे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 अक्टूबर के बाद नताइज सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों की जो लहर है वो किस जानिब थी।